दोस्तों, भारत और नेपाल ये सिर्फ दो पड़ोसी देश नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी साझेदारी का नाम है जो सदियों से रिश्तों, संस्कृतियों और आपसी भरोसे की डोर से बंधी हुई है। लेकिन इस बार जो हुआ है, उसने इस भरोसे में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी है। सरहद के दोनों तरफ बेचैनी है, चर्चाओं का बाजार गर्म है और आम लोगों के बीच एक डर और अनिश्चितता का माहौल बन चुका है। वजह है भारत का एक ऐसा फैसला जिसने अचानक सबको चौंका दिया। नेपाल के लोगों के लिए यह फैसला किसी झटके से कम नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने शायद ही कभी सोचा होगा कि भारत इस तरह का कदम उठा सकता है। अब इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। कोई इसे नेपाल के फैसलों का जवाब बता रहा है, तो कोई इसे कालाबाजारी पर भारत का सख्त वार मान रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है, इसे समझने के लिए हमें इस पूरी कहानी को गहराई से समझना होगा। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ में है पेट्रोल और डीजल, वो ईंधन जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन होता है। पिछले कुछ समय से भारत नेपाल सीमा पर एक ऐसा खेल चल रहा था जो धीरे धीरे एक बड़े नेटवर्क में बदल गया। भारत से सस्ते दामों पर पेट्रोल और डीजल खरीदकर नेपाल में महंगे दामों पर बेचना एक आम बात बन चुकी थी। शुरू में यह छोटे स्तर पर हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसमें इतने लोग शामिल हो गए कि यह एक संगठित धंधा बन गया। नेपाल की सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि उसके पास अपनी कोई रिफाइनरी नहीं है और उसे पूरी तरह से भारत पर निर्भर रहना पड़ता है। खासकर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जरिए उसे ईंधन की सप्लाई मिलती है, जिसे नेपाल में नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन मैनेज करता है। लेकिन जैसे जैसे दोनों देशों के बीच ईंधन की कीमतों में फर्क बढ़ता गया, वैसे वैसे ये फर्क लोगों के लिए कमाई का मौका बनता चला गया। नेपाल के तराई इलाकों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 140 रुपए से 150 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई थीं, जबकि भारत में यही ईंधन तुलनात्मक रूप से काफी सस्ता था। अब जब एक ही चीज दो जगहों पर इतने अलग दामों में मिले, तो लोग उस अंतर को फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और यही यहां भी हुआ। लोग अपने वाहनों में पेट्रोल भरवाते, बॉर्डर पार करते और नेपाल में उसे ऊंचे दाम पर बेच देते। हर लीटर पर 30 रुपये तक का मुनाफा, यानी एक दिन में कई चक्कर लगाकर सैकड़ों रुपए की कमाई। धीरे धीरे ये काम सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक पूरे नेटवर्क में बदल गया, जिसमें बेरोजगार युवा से लेकर संगठित तस्कर तक शामिल हो गए। इसका असर भारत के सीमावर्ती इलाकों में साफ दिखाई देने लगा। बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर जिलों में अचानक पेट्रोल और डीजल की मांग बढ़ने लगी, लेकिन ये असली मांग नहीं थी, ये कालाबाजारी की मांग थी। पेट्रोल पंपों पर नेपाली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की लंबी लाइनें लगने लगीं। स्थानीय लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता था। किसानों को अपने ट्रैक्टर के लिए डीजल नहीं मिल पा रहा था और आम आदमी की जिंदगी प्रभावित होने लगी थी। हालात इतने खराब हो गए कि कई जगहों पर भारतीय और नेपाली नागरिकों के बीच बहस और झड़पें तक होने लगीं। ये स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर जाती नजर आ रही थी, और अगर समय रहते कोई कदम नहीं उठाया जाता तो मामला और गंभीर हो सकता था। यही वो मोड़ था जहां भारत सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ा। सरकार ने फैसला लिया कि अब सीमा के पास मौजूद पेट्रोल पंपों पर नेपाली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। यह फैसला अचानक आया और पूरी तरह सख्त था। हालांकि एक छोटी सी छूट रखी गई, करीब 50 रुपए तक का ईंधन दिया जा सकता है ताकि कोई व्यक्ति रास्ते में फंस ना जाए। लेकिन जो लोग इसे धंधा बना चुके थे, उनके लिए यह फैसला एक बड़ा झटका था। इस आदेश को लागू करने के लिए सिर्फ कागजी निर्देश नहीं दिए गए, बल्कि जमीन पर पुलिस और सशस्त्र सीमा बल के जवानों को तैनात कर दिया गया ताकि कोई भी नियम का उल्लंघन न कर सके। बिहार के कई जिलों जैसे पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, मधुबनी और सीतामढ़ी में पेट्रोल पंपों पर साफ साफ पोस्टर लगा दिए गए कि नेपाली वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। करीब 400 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर निगरानी शुरू कर दी गई, यानी साफ था कि इस बार सरकार ने पूरी तैयारी के साथ कदम उठाया है। इस फैसले से जहां भारत के स्थानीय लोगों को राहत मिली और उन्हें समय पर ईंधन मिलने लगा, वहीं दूसरी तरफ नेपाल में इसका असर अलग तरीके से देखने को मिला। नेपाल में इस फैसले को कई लोग भारत की जवाबी कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं, खासकर उस फैसले के बाद जिसमें नेपाल ने भारत से आने वाले सामान पर भारी कस्टम ड्यूटी लगा दी थी। नेपाल सरकार ने नया नियम लागू किया कि अगर कोई व्यक्ति 100 नेपाली रुपए से ज्यादा का सामान लेकर सीमा पार करता है, तो उसे 5% से लेकर 80% तक की ड्यूटी देनी होगी। इसका मकसद था सरकार की आय बढ़ाना और स्थानीय उद्योगों को बचाना, क्योंकि सस्ते भारतीय सामान के कारण नेपाल के उद्योगों को नुकसान हो रहा था। लेकिन इस फैसले ने आम लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। सीमा पर सख्ती, बार बार जांच और आर्थिक दबाव।
भारत की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि भारत इस स्थिति से अवगत है और यह कदम तस्करी रोकने के लिए उठाया गया है, न कि किसी देश के खिलाफ। लेकिन जमीन पर जो हो रहा है वो एक अलग कहानी बयान कर रहा है, जहां आम लोग इन फैसलों का सीधा असर झेल रहे हैं। और अब इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ आ चुका है। नेपाल ने सिर्फ सामान और ईंधन पर ही नहीं बल्कि भारतीय नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर भी सख्ती शुरू कर दी है, खासकर मधेश इलाके में जहां बड़ी संख्या में भारतीय गाड़ियां चल रही थीं। नेपाल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब भारतीय गाड़ियों को सिर्फ सीमावर्ती बाजार तक ही सीमित रखा जाएगा और अगर वे उससे आगे जाती हैं या ज्यादा समय तक रुकती हैं तो उन्हें हर दिन भारी शुल्क देना होगा। 4 पहिया गाड़ियों के लिए 600 नेपाली रुपए, 3 पहिया के लिए 400 नेपाली रुपए और मोटरसाइकिल के लिए 200 नेपाली रुपए रोज। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो गाड़ी जब्त भी की जा सकती है। यानी अब ये पूरा मामला सिर्फ पेट्रोल, डीजल या सामान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक बड़े आर्थिक और रणनीतिक टकराव का रूप लेता जा रहा है। एक ऐसा टकराव जिसमें दोनों देश अपने अपने हितों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। एक तरफ भारत में लोगों को राहत मिली है तो दूसरी तरफ नेपाल में महंगाई और दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। आखिर में दोस्तों, अगर हम इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखें तो साफ नजर आता है कि यह सिर्फ पेट्रोल, डीजल या कुछ नियमों का मामला नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आर्थिक और रणनीतिक खींचतान की शुरुआत भी हो सकती है। एक तरफ भारत ने अपने सिस्टम को बचाने, कालाबाजारी रोकने और स्थानीय लोगों को राहत देने के लिए सख्त कदम उठाया है, तो दूसरी तरफ नेपाल अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने, राजस्व बढ़ाने और घरेलू उद्योगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। दोनों ही देश अपने अपने नजरिए से सही दिखते हैं, लेकिन असली कीमत कौन चुका रहा है? आम लोग, जो रोज कमाते हैं, रोज खर्च करते हैं और जिनकी जिंदगी इन फैसलों से सीधे प्रभावित हो रही है। सोचिए, एक तरफ सीमा के इस पार लाइन में खड़ा किसान है जो अपने ट्रैक्टर के लिए डीजल चाहता है, और दूसरी तरफ सीमा के उस पार एक छोटा व्यापारी है जिसकी रोजी रोटी इसी छोटे से अंतर पर टिकी हुई थी। एक झटके में नियम बदलते हैं और दोनों की दुनिया बदल जाती है। यही असली सच्चाई है इस पूरे खेल की। नीतियां ऊपर बनती हैं, लेकिन उनका असर नीचे तक गूंजता है। आज जो फैसला तस्करी रोकने के लिए लिया गया है, वही फैसला किसी के लिए राहत है तो किसी के लिए संकट। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे गंभीर पहलू यह है कि यह सिर्फ आज की बात नहीं है, यह आने वाले समय का संकेत भी है। जब दो देशों के बीच कीमतों, टैक्स और नीतियों का इतना बड़ा अंतर होगा तो ऐसे ग्रे एरिया हमेशा बनेंगे जहां कानून और जरूरत के बीच टकराव होगा। और जब तक इस अंतर को संतुलित करने के लिए दोनों देश मिलकर कोई ठोस समाधान नहीं निकालते, तब तक ऐसे हालात बार बार पैदा होते रहेंगे। कभी पेट्रोल के नाम पर, कभी सामान के नाम पर और कभी किसी और मुद्दे पर। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि किसने सही किया और किसने गलत, बल्कि यह है कि आगे क्या होगा। क्या भारत और नेपाल इस स्थिति को समझदारी से संभालते हुए बातचीत के जरिए कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे दोनों देशों के हित भी सुरक्षित रहें और आम लोगों को भी राहत मिले? या फिर यह सख्ती और जवाबी कदमों का सिलसिला आगे और बढ़ेगा, जिससे रिश्तों में और तनाव आएगा? इतिहास गवाह है कि भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी रहे हैं। खुली सीमा, रोटी बेटी का रिश्ता और वर्षों का भरोसा, ये सब इतनी आसानी से नहीं टूटते। लेकिन ऐसे फैसले उस भरोसे की परीक्षा जरूर लेते हैं। ये एक ऐसा मोड़ है जहां दोनों देशों को बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे, क्योंकि एक छोटी सी चूक बड़े असर पैदा कर सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है एक नई बहस, एक नई दिशा और शायद एक नए संतुलन की तलाश। आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि भारत नेपाल सीमा पर जो हलचल आज दिख रही है वह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक बड़ा संकेत है। एक संकेत कि बदलते दौर में रिश्तों को संभालने के लिए सिर्फ भावनाएं नहीं बल्कि समझदारी और संतुलन भी उतना ही जरूरी है।